हेलो गाइस, मेरी जान स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं जीवन की मौलिक इकाई यानी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की लघु उत्तरीय प्रश्नों को, जो कि एग्जाम में 2 नंबर के पूछे जाते हैं, यानी 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं, एक से अधिक भी पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, तो यहाँ से आपके 2 नंबर से 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं बच्चों कि कोशिका की खोज कब और किसने की? बताइए। कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया था और कब किया था? तो इसका सही उत्तर है बच्चों कि कोशिका की खोज सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। जिन्होंने उन्होंने क्या किया था, कॉर्क की पतली स्लाइड को सूक्ष्मदर्शी से देखकर कोशिकाओं का पता लगाया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए, कह रहा है कि कोशिका को जीवन की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों कि कोशिका को जीवन की रचनात्मक इकाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से बना होता है। इससे कार्यात्मक इकाई इसलिए कहते हैं क्योंकि शरीर के सभी कार्य जैसे श्वसन, पाचन और वृद्धि कोशिकाओं के माध्यम से ही संपन्न होता है। इसलिए हम क्या कहते हैं, कोशिकाओं को रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आएगा कि रचनात्मक और क्रियात्मक किसे कहा जाता है ना बच्चों? तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, है ना? कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको समझ आ रहा है। ठीक है, देखिए तीसरा प्रश्न कह रहा है कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल जैसे कोशिका के अंदर और बाहर कैसे आते जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का आवागमन विसरण यानी डिफ्यूजन के द्वारा होता है। किसके कारण? डिफ्यूजन के द्वारा होता है। विसरण वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ उच्च साधारण से निम्न साधारण की ओर जाते हैं। जल भी इसी सिद्धांत का पालन करता है। जब जल प्लाज्मा झिल्ली से होकर उच्च साधारण से निम्न साधारण की ओर जाता है तो इस प्रक्रिया को हम प्रसरण यानी ओस्मोसिस कहते हैं। आई होप समझ आ गया होगा। देखिए अगला, देखिए चौथा प्रश्न करें कि प्लाज्मा झिल्ली को चयनात्मक अर्धपरागम्य झिल्ली क्यों कहा जाता है? इसका राइट आंसर है कि प्लाज्मा झिल्ली लिपिड और प्रोटीन से बनी पतली लचीली परत होती है। यह सभी पदार्थों को अंदर बाहर जाने की अनुमति नहीं देती, लेकिन केवल आवश्यक और विशिष्ट पदार्थों को ही प्रवेश या निर्गमन की अनुमति देती है। इसी गुण के कारण इसे चयनात्मक अर्धपरागम्य झिल्ली भी कहा जाता है। ठीक है यार बच्चों, पांचवा प्रश्न कह रहा है कि 2 ऐसे कोशिकाओं के नाम लिखें जिनके अंदर उसका अपना आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो पहला इसका आंसर क्या है? इसका सही उत्तर है कि माइटोकॉन्ड्रिया, है ना? माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट है यानी हरितलवक। ऐसे कोशिकांग है जिसमें अपना क्या होता है, डीएनए यानी स्वयं का डीएनए यानी आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, छठा नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि यदि भौतिक या रासायनिक कारणों से कोशिका का संगठन बिगड़ जाए तो क्या होगा? बताइए। अगर भौतिक कारण से या रासायनिक कारण से कोशिका का संगठन बिगड़ जाए यानी बनावट बिगड़ जाए तो क्या होगा? तो किसी भी भौतिक या रासायनिक कारण से कोशिका की संरचना और संगठन नष्ट हो जाए तो कोशिका अपने कार्य नहीं कर पाएगी और अंततः उसकी मृत्यु हो जाएगी। जीवन के लिए कोशिका का सुव्यवस्थित संगठन बहुत ही आवश्यक होता है बच्चों, है ना? क्योंकि कोशिका के ही कारण हमारा क्या होता है, शरीर का निर्माण होता है। सातवां नंबर प्रश्न कह रहा है कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है? बताइए। तो लाइसोसोम के अंदर शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं जो कार्बनिक पदार्थों को तोड़ सकते हैं। यदि किसी कारणवश लाइसोसोम फट जाए तो उसके एंजाइम पूरी कोशिका को पचा सकते हैं, जिससे कोशिका की मृत्यु हो जाती है। इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या के क्या कहते हैं, थैली कहा जाता है। ठीक है, आठवां नंबर प्रश्न देखिए, कह कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका किस प्रकार भिन्न है? तो पादप और जंतु कोशिका निम्नलिखित अंतर पाया जाता है ना? पहला इसमें है कि जंतु कोशिकाएं सामान्यतः आकार में छोटी होती है जबकि पादप कोशिकाएं बड़ी होती है। ठीक है, दूसरा, जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है जबकि पादप कोशिकाओं में सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, तीसरा कारक है कि जंतु कोशिकाओं का आकार प्रायः अनियमित होता है जबकि पादप कोशिकाओं का आकार अधिकतर नियमित होता है ना? इसका अनियमित होता है यहाँ, और इसका क्या होता है, नियमित होता है यानी आयताकार होता है। यहाँ है अधिकांश जंतु जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं पाए जाते हैं, है ना? जबकि यहाँ पे क्या यूग्लेना का छोड़ करके, है ना? जबकि ये क्या हो गया, जंतु कोशिका में, जबकि पादप कोशिकाओं में लवक उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये क्या है, मुख्य अंतर दोनों में होता है। नौवां प्रश्न देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका किस प्रकार भिन्न है? तो प्रोकैरियोटिक, इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, इसमें स्पष्ट केंद्रक तथा केंद्रक झिल्ली पाई जाती है।
झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होते हैं। प्रकाश संश्लेषी प्रकारों जैसे जीवाणु में विशेष झिल्ली तह हो सकती है, लेकिन यहाँ झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लवक आदि उपस्थित होते हैं। ठीक है, वहीं कार्य संरचना सरल और अविकसित होती है। यहाँ पे क्या होता है, सरल जटिल, और यहाँ पे विकसित होती है। यहाँ अविकसित, यहाँ विकसित, तो दोनों में मुख्य रूप से ये अंतर है। 10वां नंबर प्रश्न देखिए, करें कि यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए तो क्या होगा, बताइए। तो यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए तो कोशिका द्रव और कोशिकांग बाहर निकल जाएंगे। इससे कोशिका की संरचना नष्ट हो जाएगी और अंततः इसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि गोल्जी उपकरण न हो तो कोशिका के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बताइए, गोल्गी अपार्टियस यानी कोशिका में बने नए पदार्थों का संश्लेषण, संग्रहण और पैकेजिंग करता है। यह लाइसोसोम के निर्माण में भी सहायता करता है। यदि गोल्गी उपकरण न हो तो कोशिका द्वारा निर्मित पदार्थ सही स्थान तक नहीं पहुंच पाएगा, जिससे कोशिका के जैव रासायनिक पदार्थ बाधित हो जाएंगे और स्वतः क्या हो जाएगा, अंततः कोशिका की मृत्यु हो जाएगी। 12 नंबर पर कह रहा है बच्चों, मेरी जान कह रहा है कि किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि यही पर श्वसन की क्रिया द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है और यह क्या करती है, यह ऊर्जा एटीपी यानी एडोसिन ट्राई फॉस्फेट के रूप में संचित रहती है, जिसका उपयोग कोशिका अपने सभी कार्यों के लिए करती है। तो प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा है और समझ आया है तो एक लाइक तो जरूर करिए, है ना। देखिए 13 नंबर प्रश्न है कि कोशिका झिल्ली की रचना करने वाले लिपिड और प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, बताइए। तो कोशिका झिल्ली के लिपिड का संश्लेषण चिकनी अंतः प्रद्रव्य जालिका में यानी ACR यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जिसको कहते हैं, है ना, और तथा प्रोटीन का संश्लेषण खुरदरी अंतः प्रद्रव्य यानी RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में होता है, जो कि हमने पढ़ाया है आपको। ठीक है, तो प्यारे साथियों, यहाँ होती है पढ़ाई आसान, समझदार और शानदार, इसीलिए यहाँ पे रिजल्ट होता है दमदार। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब अगला देखिए प्रश्न 15 का रहा है कि प्रसरण क्या है। तो प्रसरण यानी ओस्मोसिस वह प्रक्रिया है जिसमें जल अर्धप्रगम्य झिल्ली जैसे प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से उच्च साधारण यानी कम घुलित पदार्थ से निम्न साधारण यानी अधिक घुलित पदार्थ की ओर प्रवाहित होता है। पौधे में जल और खनिज पदार्थों का एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाना प्रसरण द्वारा ही होता है। ठीक है, यानी जो भी एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाता है वो ट्रांसपोर्टेशन के ही माध्यम से जाता है। ठीक है, एंडोसाइटोसिस किसे कहते हैं। तो एंडोसाइटोसिस वह प्रक्रिया है जिसमें कोशिका झिल्ली बाहर के पदार्थों को अपने को अंदर लेने के लिए अंदर की ओर मुड़कर उन्हें घेर लेती है। यह प्रक्रिया एक कोशिकीय जीवों जैसे अमीबा प्रोटिस्ट में स्पष्ट रूप से देखी जाती है। अमीबा अपनी लचीली कोशिका झिल्ली की सहायता से भोजन को निगल लेता है। 17 नंबर पर अगर बच्चों की लवक कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्या कार्य हैं। तो लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं और ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है अवर्णी लवक होता है ना, ल्यूकोप्लास्ट जिसको बोलते हैं, यानी भोजन का संचयन करते हैं। दूसरा वर्णी लवक यानी क्लोरोप्लास्ट यानी फलों और फूलों को रंग प्रदान करते हैं। और तीसरा हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट, है ना, ये होता है स्वर्ण का संश्लेषण का कार्य करते हैं और भोजन का निर्माण करते हैं। हरित लवक की सहायता से पौधे सूर्य के प्रकाश से में भोजन बनाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 18 नंबर प्रश्न का बच्चों की जीवों में पदार्थों के परिवहन की क्या आवश्यकता है। तो जीवों में विभिन्न रासायनिक क्रियाएं जैसे चय यानी मेटाबॉलिज्म और अपचय कैटाबॉलिज्म निरंतर चलती रहती है। इन क्रियाओं के लिए आवश्यक पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना आवश्यक होता है। साथ ही अपशिष्ट वर्ज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना भी जरूरी होता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है जिसमें अपना DNA और राइबोसोम होते हैं। इसका कार्य क्या है, इसमें कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया द्वारा भोजन का ऑक्सीकरण होता है जिससे ऊर्जा मुक्त होती है। और क्या है, तो यह ATP अणुओं का निर्माण करता है जो कोशिका के विभिन्न जैविक क्रियाओं के आवश्यक होता है। इन्हीं कारणों से माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह भी यानी पावर हाउस भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, सबसे लास्ट क्वेश्चन है ना, करा कि अमीबा अपना भोजन कैसे प्रदान करता है। करा अमीबा प्रोटियस एक कोशिकीय जीव है। यह फुटपाथ यानी बनाकर अपने भोजन को चारों ओर से घेर लेता है। इसके बाद भोजन खाद्य रिक्तियों में बंद हो जाता है जहाँ पाचन होता है। पचा हुआ भोजन कोशिका द्रव्य में अवशोषित हो जाता है।
ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये रहा सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्नों का उत्तर। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है और हेल्पफुल लगा है तो एक बार वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उनको भी ये नोट्स बन जाए अच्छे से। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।